अगर आपने एक साल पहले बिटकॉइन में 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो आपका 7,40,00,000 रुपए हो जाता। 6x मीन्स 500% का रिटर्न। तो क्या हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाट इज़ बिटकॉइन? हाउ टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन? क्या आपको लगता है कि जो इस बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं सबको ये पता होता है कि बिटकॉइन क्या होता है? हाउ बिटकॉइन डिराइव्स दिस वैल्यू? एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक रिलायंस का शेयर परचेज करते हैं तो आपको ये पता होता है कि उसके प्रमोटर कौन हैं, उसके एसेट्स कितने हैं, उसके लायबिलिटीज़ कितने हैं, वो कितना साल में प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उसकी सेल्स कितनी है। बेस्ड ऑन दैट आप एक वैल्यू लगा सकते हैं कि हाँ उस कंपनी की इतनी वैल्यू है तो इस शेयर की इतनी वैल्यू होनी चाहिए। बिटकॉइन में वैल्यू कैसे डिराइव होता है? आपको कैसे पता चलेगा कि बिटकॉइन की अभी कितनी वैल्यू है, वो सही है गलत है? तो अगर आपको ये सब सारी चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में समझनी है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप दूसरों को बता पाएंगे कि बिटकॉइन क्या होता है। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो मैं इसे 2 पार्ट में कवर करूँगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए तो हम इसे और अच्छे से समझते हैं। एंशिएंट टाइम में जब हमें गुड्स या सर्विसेज लेने होते थे तो हम उसके अगेंस्ट में गुड्स या सर्विसेज देते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसा 1 किलो चावल के अगेंस्ट में 1 किलो आलू, 1 किलो आलू के अगेंस्ट में 1 किलो गेहूँ। बट उस सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी कि एग्जैक्ट मैच मिलना पॉसिबल नहीं था। मतलब अगर मैं 1 किलो आलू ले रहा हूँ तो सामने वालों को क्या 1 किलो चावल की ज़रूरत है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गोल्ड सिस्टम ने। उसके बाद क्या होने लगा कि आप गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में आप गोल्ड दे सकते थे। बट उस सिस्टम में भी एक प्रॉब्लम थी कि बड़े ट्रांजैक्शंस में ह्यूज गोल्ड को ट्रांसपोर्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज था, और छोटे ट्रांजैक्शन में गोल्ड की डिविजिबिलिटी नहीं होने की वजह से वो एक प्रॉब्लम था। जैसे कि अगर 1 ग्लास आपको दूध लेना तो आप 1 गोल्ड का सिक्का तो नहीं देंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमारे गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ने, जो सब लोगों की गोल्ड को डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट में रिसीट इशू करती थी, और उस रिसीट के बेसिस पे आप अपना गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते थे। बट उसके बाद फिर एक और प्रॉब्लम आई कि कंट्रीज़ के पास करेंसी तो और उन्हें चाहिए था, बट गोल्ड भी एक लिमिटेड था। तो उन्होंने गोल्ड के साथ टाई अप को काट दिया और फियाट करेंसी का कॉन्सेप्ट आया। फियाट करेंसी मीन्स विच इज़ नॉट बैक्ड अप बाई गोल्ड एंड इट इज़ अ प्रॉमिस बाय द गवर्नमेंट कि हाँ इस पैसे की इतनी वैल्यू है, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो इस सिस्टम में भी एक प्रॉब्लम था। इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था कि इस सिस्टम में बैंक्स होती हैं, बैंक्स जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जिनके पास सारा कंट्रोल होता है आपका ट्रांजैक्शंस का। तो यहाँ मिसमैनेजमेंट हो सकता है, जैसा कि आप बहुत सारे केसेस में देख रहे होंगे। नीरव मोदी केस, विजय माल्या का केस हो गया, या फिर लेमन्स ब्रदर का केस, जिसमें नॉर्मल इन्वेस्टर्स की जो पैसे होते हैं, जो नॉर्मल सेविंग बैंक के अकाउंट कस्टमर्स होते हैं, उनके पैसों को बैंक इन्वेस्ट करती है या लोन में देती है और फिर वो डूब जाते हैं। तो इन टर्न जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है उसी का नुकसान होता है। दूसरा क्या कि गवर्नमेंट जितना चाहे उतना करेंसी प्रिंट कर सकती है, तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए पूरी पृथ्वी पे सिर्फ 1 केजी ही आलू बचे और उस आलू को ख़रीदने के लिए सब लोग हों और उनके पास अनलिमिटेड मनी हो, तो क्या वो 20 रुपये का आलू 1 लाख रुपए में नहीं बिकेगा? वो 20 रुपये का आलू 10 लाख रुपए में नहीं बिकेगा। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और आपके पास मनी अनलिमिटेड है तो हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, जैसा कि बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ। इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है बिटकॉइन, नो ब्लॉकचेन। लोग यही कंफ्यूज होते हैं। बिटकॉइन इज जस्ट अ यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन यूज़ होता है आपका इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे। बिटकॉइन इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ दैट। अगर हम ब्लॉकचेन और बिटकॉइन को कंपेयर करें तो ब्लॉकचेन अगर इंटरनेट है तो बिटकॉइन इज़ एन ईमेल। जैसा ईमेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट, एंड जैसा कि लास्ट 20 ईयर्स में इंटरनेट ने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया है, ब्लॉकचेन का भी वही पोटेंशियल है। ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस
like in currency, in healthcare, in tax collection, in infrastructure, and so many places. So to understand Bitcoin, we first need to understand what is blockchain. चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। मान लीजिए एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड में 10 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब उन्हें एक एम्पायर भी चाहिए जो कि स्कोर कार्ड मेंटेन करे, तो उन्होंने उसी ग्राउंड से एक बच्चे को ले लिया और उसे बोला कि तुम स्कोर कार्ड मेंटेन करो, तो वो एक स्कोर कार्ड मेंटेन कर रहा था। अब उस बच्चे को एम्पायर बनाने से क्या प्रॉब्लम हुआ कि ही बिकेम द सेंट्रल अथॉरिटी, जिसके पास राइट है कि उसके पास सारा स्कोर कार्ड मेंटेन है और वो उस स्कोर को मैनिपुलेट कर सकता है, चाहे वो जानबूझ के चाहे गलती से कोई ट्रांजैक्शन भूल जाए, या फिर वो जानबूझ के उस ट्रांजैक्शन को चेंज कर सकता है या स्कोर कार्ड को चेंज कर सकता है। अब मैच के बीच में अगर मान लीजिए उसकी मदर आ गई और उसने बोला चलो घर चलो, तो अब क्या हुआ, उस बच्चे के साथ में सारा स्कोर का डेटा चल गया। तो अगर हम इस सिनेरियो को डिफरेंट वे में देखें कि अगर वो 10 बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे वो एम्पायर नहीं रखे और वो खुद डिसाइड करे कि हम सारा स्कोर कार्ड खुद मेंटेन करेंगे सब लोग, तो अब क्या हुआ कि कोई अगर 1 या 2 पर्सन अगर स्कोर कार्ड को एडिट करने का कोशिश करेंगे या मैनिपुलेट करने का कोशिश करेंगे, तो रिमेनिंग 9 और 8 पर्सन्स उस स्कोर कार्ड को वैलिडेट कर सकते हैं कि नहीं ऐसा है। और अगर मान लीजिए उनमें से 1 या 2 लोग चले जाते हैं घर अपने, तो जो आपका स्कोर कार्ड है वो भी मेंटेन रहेगा, आपका रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। तो ब्लॉकचेन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। सो ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क वेयर देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी एंड ऑल द डेटा इज अवेलेबल विथ एवरीवन इन द पीयर टू पीयर नेटवर्क। सो कोई एक स्पेसिफिक आदमी उस ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। सेकेंड, इट इज़ अ हैक प्रूफ। हाउ इट इज़ हैक प्रूफ? इट यूजेस हैश एल्गोरिथम एंड प्रूफ ऑफ वर्क। व्हाट इज़ हैश एल्गोरिथम? अगर हम ब्लॉकचेन को समझे तो ब्लॉकचेन इज ब्लॉक प्लस चेन। व्हाट इज ब्लॉक? अ ब्लॉक कंटेन्स 3 पार्ट्स। नंबर 1, डाटा, द ट्रांजेक्शनल डाटा, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में स्कोर कार्ड, तो स्कोर कार्ड का डेटा हर ब्लॉक में हर बॉल के बाद एक नया ब्लॉक ऐड होगा और हर बॉल के बाद वो डाटा उसमें स्टोर होते रहेगा। सेकंड जो उस ब्लॉक का पार्ट होता है दैट इज़ हैश नंबर। व्हाट इज़ हैश नंबर? थैंक्स टू क्रिप्टोग्राफी नो वन नोज व्हाट हैश नंबर विल बी जनरेटेड बाय पुटिंग व्हाट डेटा। सो आप एक डेटा में कुछ थोड़ा भी चेंज करते हैं तो हैश नंबर चेंज हो जाता है। मीन्स इट इज़ अ यूनिक नंबर, इट इज़ द फिंगरप्रिंट ऑफ दैट ब्लॉक। मतलब एक बार वो डाटा चल गया, वो हैश नंबर जनरेट हो गया। अब आप अगर उसमें चेंज करते हैं कुछ तो आपका हैश नंबर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे रोल आता है थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट उस ब्लॉक का क्या होता है? फर्स्ट इज़ डाटा, सेकेंड इज़ हैश नंबर एंड थर्ड इज़ हैश नंबर ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। तो क्या होता है कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट हो जाता है, उसका हैश नंबर इसके लिए प्रीवियस ब्लॉक ऑफ हैश नंबर हो जाएगा, इससे वो कनेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई किसी ने इस ब्लॉक की डेटा को एडिट किया है तो उसका हैश नंबर चेंज हो जाएगा। तो अब उस ट्रांजैक्शन को वैलिड करने के लिए उससे आगे के जितने भी ब्लॉक्स होंगे उसके हैश नंबर को एडिट करना होगा। दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और खाली अपने ही पीसी में जो ट्रांजैक्शन है उसमें नहीं, लाखों लोग जो पीयर टू पीयर नेटवर्क में कनेक्टेड है उन सारों के सिस्टम में इसे चेंज करना होगा। दैट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। So in this way it is hack proof. The second thing is proof of work. Now what is proof of work? चलिए हम अपने क्रिकेट वाले एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए उस मैच में एक बॉल होता है जिसमें एक कैच आता है। अब आपको एक कन्फ्यूजन है कि वो कैच है कि नहीं है, तो आप सब मिलके एक कंसेंसस बनाएंगे कि हाँ भाई ये कैच है। तो इस कंसेंसस बनाने में आपको एक टाइम लगेगी और आप मिलजुल के फिर एक कंसेंसस बनाएंगे। इन द सेम वे बिटकॉइन में भी या ब्लॉकचेन में भी यही प्रोसेस यूज़ होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर एक नया ब्लॉक ऐड करना है, एक नया ट्रांजैक्शन ऐड करना है चेन में, तो इट शुड बी वैलिडेटेड बाय ऑल द यूज़र इन पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो कुछ लोग होते हैं जो कि ये काम को करते हैं, उनके पास हैवी सिस्टम्स, हैवी नेटवर्क्स, हैवी प्रोसेसिंग पावर्स होती है और वो कुछ ऑटो मैथ्स प्रोग्राम को रन करके इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं और इस वैलिडेशन को बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क।
और इस काम को करने के लिए उन्हें रिवॉर्ड्स मिलता है बिटकॉइन का। इस तरह से ब्लॉकचेन ने एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब एक और प्रॉब्लम है कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी विच मेक्स इट अ इन्फ्लेशनरी करेंसी, जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। बट बिटकॉइन का एल्गोरिथम ऐसा है कि सप्लाई इज़ लिमिटेड टू 21 मिलियन एंड द जनरेशंस बिकम हाफ एवरी 4 ईयर। हर 4 साल बाद जो बिटकॉइन का जनरेशन है हाफ हो जाता है, विच मेक्स इट एज डिफ्लेशनरी करेंसी। तो अगर हम समझे तो बिटकॉइन अगर आपके पास आएगा तो इसके 2 ही तरीके हैं। पहला, या तो किसी ने आपको सेंड किया हो बिटकॉइन, तब आपके पास बिटकॉइन आ सकता है, या आपने बिटकॉइन माइन किया हो, जैसा मैंने प्रूफ ऑफ वर्क में बताया था, जहाँ पे लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके बिटकॉइन को माइन करते हैं। नाउ आई होप you have understood what is blockchain and Bitcoin. In the next part of the video, I will discuss how Bitcoin derives its value. Second, is Bitcoin legal? Third, how much you should invest in Bitcoin. Fourth, how you invest in Bitcoin. So at the end, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.